अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, बात 1-2 बरस पर नहीं बल्कि पूरे 15 बरस पर फैली हुई है। 9/11 के हादसा 2001 में हुए और इससे अगले ही दिन पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में कूद गया और उस जंग में अनगिनत कुर्बानियों के बावजूद हमें दहशतगर्द मुल्क होने का खिताब दिया गया और हम आंखें, कान, मुंह सब कुछ बंद करके डूमोर के मुतालेबात पर अमल करते रहे और हमारे हुक्मरान बड़े फ़ख्र से आंखों में आंखें डालकर ये कहते दिखाई देते रहे कि दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर कलाकमा कर दिया गया है, दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी है, मुल्क में अमन कायम कर दिया गया है और अब किसी को भी अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सच तो ये है कि अब मुल्क में शुरू होने वाले जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, इन्होंने अवाम को अब ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि अगर दहशतगर्दों का मुल्क से सफाया हो चुका था, दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी थी, किसी को अमन खराब करने की इजाज़त न थी, तो हालिया दिनों में होने वाले धमाके आखिर कौन कर रहा है? दहशतगर्दों की कमर एकदम फिर कैसे सीधी हो गई? ये वो सवालात हैं जिनका ना तो कोई जवाब है और ना ही कोई जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में अवाम की सारी तवक्कुआत पाक आर्मी से हैं, जिसने हालिया दहशतगर्दी के खिलाफ अमली तौर पर एक्शन लेते हुए ऑपरेशन रद्दुल फसाद का ऐलान किया है। ये ऑपरेशन अपनी नौयत का सबसे मुनफरिद ऑपरेशन है जिसमें पूरे मुल्क बशमूल पंजाब में भी कार्रवाई होगी और इस ऑपरेशन में पहली बार पाकिस्तान की बरी, बहरी और फजाई अफवाज ने अपनी खिदमत सर अंजाम देनी है और दहशतगर्दों का सफाया किया जाएगा। अब देखना यह है कि पाक फौज कितनी जल्दी पाक सरजमीन को इस ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दी से पाक करेगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरे में हम बात करेंगे नाजरीन कि हम एक ऐसे जमहूरियत पसंद मुल्क में रहते हैं जहां पर बाज़ मौज़ूआत पर बोलना जुर्म समझा जाता है। फौजी अदालतों का क़याम 2015 में आइन के मुताबिक बाकायदा तौर पर एक बिल के जरिए अमल में आया। इस बिल का बुनियादी मकसद ये था कि मुल्क में किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल में मुलव्वस दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार पाकिस्तान की सलामती पर कदगन लगाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। 5 जनवरी 2017 को इन अदालतों की मुद्दत खत्म हो गई। फिर 2 साल के मुख्तसर हिस्से में इन अदालतों में 300 मुकदमात पेश किए गए, जिनमें से 180 को हल किया गया। सवाल यह है कि आज फौजी अदालतों के क़याम पर आखिर इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है? क्यों इस मामले को डिले किया जा रहा है? क्या इन अदालतों ने बर वक्त इंसाफ फराहम नहीं किया या क्या इन अदालतों ने बड़े दहशतगर्दों को तख्ता-ए-दाद पर नहीं लटकाया? सवाल यह है कि इन अदालतों की मुखालिफत करने वाले आखिर कौन लोग हैं? क्या ये लोग इंसाफ पर यकीन नहीं रखते? क्या ये लोग इंसाफ के मतलाशी नहीं हैं? और क्या दहशतगर्दों को तख्ता-ए-दाद पर लटकते देखकर इनके दिल भर आते हैं? और क्या ये सच है कि बदकिस्मती से हुकूमत खुद ही फौजी अदालतों के क़याम में संजीदा नहीं है? इजलासों और ज़ैली कमेटियों के बाद अब 4 मार्च को फौजी अदालतों के क़याम के लिए APC बुलाई गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो हुकूमत जो पहले ही करप्शन, पानामा और इलेक्शन को लेकर मुख्तलिफ जमातों की बैसाखियों पर कायम है, क्या वो हुकूमत दोस्तों और मुखालिफिन की नाराज़गी को मोल लेकर 2/3 अक्सरियत के साथ इन फौजी अदालतों की दोबारा से मंजूरी ले पाएगी? इस पर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ कराची से ज़फ़र हिलाली साहब मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मौजूद हैं और सीनियर एनालिस्ट तज्ज़ियाकार राना अतर जावेद साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ज़फ़र हिलाली साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। जब ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब हो रहा था तो हमने देखा कि इसमें जितने भी फ़ौजी एस्पेक्ट्स थे ये हमें पूरे होते हुए नज़र आए। अगर कुछ नज़र नहीं आया तो वो हमें जो सिविल क़यादत की जिम्मेदारियां थी वो पूरी होती नज़र नहीं आई। क्या आप समझते हैं कि इन जिम्मेदारियों में नाकामी की वजह से, ये जिम्मेदारियां पूरी ना होने की वजह से ऑपरेशन रद्दुल फसाद का दोबारा से फैसला किया गया? बिल्कुल यही वजह था और ज़र्ब-ए-अज़्ब काफ़ी हद तक सक्सेसफुल था। पूरा सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ शाजिया मेरे ख्याल में कि NAP नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई और ख़ास तौर पे इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग जो थे वो वापस रीसेटल नहीं हो सके और रेफ्यूजीज जो थे, जो कंप्लीटली केओटिक स्प्रेड ऑफ रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान में इस वक्त है, वो कोई सिक्योर प्लेसेस में उनको मूव नहीं किया गया। तो कहने की बात यह है कि ये तो 2 वजह हैं। देखिए, जब आप ऐसे लोगों को मॉनिटर और कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो क्या होता है, वो क्रॉस करते हैं बॉर्डर, वो चले जाते हैं उधर जिधर वो खुला काम कर सकते हैं, उधर जाके वो रीग्रुप करते हैं। अगर ज़र्ब-ए-अज़्ब ने उनको निकाला तो वो अफगानिस्तान गए, रीग्रुप हुए, उन्होंने फिर जाके फ्रेश अलायंसेस काबुल गवर्नमेंट इंडिया के साथ, दैश के साथ,
तो देखिए, कहने की बात यह है कि ये जो ओपन स्पेसेस उनको मिल गए अफगानिस्तान में, इसलिए कि हम एनएपी नहीं इंप्लीमेंट किया, इसलिए कि हम उनको ठीक से रीसेटल नहीं किए, इसलिए कि हम रेफ्यूजीज को फिर से, मैं कह रहा हूं, मॉनिटर और कंट्रोल नहीं किया, फिर ये बात शुरू हो गई। अब फिर हम एक्शन ले रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। जनरल साहब, अब क्या इस बात की गारंटी है, आप जाके सिविल हुकूमत का काम होता है जो नेगेटिव माइंडसेट है इसको खत्म करना, एक नैरेटिव देना, इसके अलावा स्कूलों में जो कौमियत का सिस्टम है इसको बताना, इसका तस्वुर देना, अब क्या गारंटी है इस बात की कि सिविल जो क़यादत है वो इस ऑपरेशन रद्दुल फसाद में अपनी इस तरह की जो जिम्मेदारियां हैं जो इन्हें ऑपरेशन ज़र्बे अज़्म में भी पूरी करनी चाहिए थी, अब वो पूरी करेगी? जी, गारंटी की बात तो खैर अभी मैं क्या कहूँ, ये तो हुकूमत ही इस बात की गारंटी दे सकती है। असल में 3-4 पहलुओं पर हमें ज़रूर गौर करना होगा। पहली बात ये है कि जब तक अफ़गानिस्तान में अमन नहीं आता, उस वक्त तक पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर अमन आने के चांसेस बहुत कम हैं। और उस पर तुरा इम्तियाज़ ये कि जब भारत आपका दुश्मन नंबर 1 आपके दोनों साइड पर, ईस्ट और वेस्ट दोनों साइडों पर मौजूद है, तो अमन की तवक्को रखना कोई वो नहीं है जब तक कि हम इसको सही तरीके से लड़े ना। और मैं बात करूंगा कैसे। फिर अमेरिका को भी आपने नाराज़ किया हुआ है। तो अफ़गानिस्तान में अफ़गान हुकूमत, अफ़गानिस्तान को नहीं मैं दोष देता, अफ़गान हुकूमत जो कि ज़ेर असर है अमेरिका के और हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान ख़ुद और नाराज़ अमरीकी, वो हमारे एक तरफ बैठे हुए हैं। कश्मीर की इंतफादा मूवमेंट दूसरी तरफ चल रही है, हिंदुस्तान दूसरी तरफ भी मौजूद है। खुलेआम हिंदुस्तान के लीडर्स ने आपको कहा है कि आपका CPEC हम नहीं बनने देंगे, कश्मीर को आप भूल जाएं। और जो कराची में उन्होंने किया, जो बलूचिस्तान में हुआ, कालभूषण पकड़ा, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि अंदरूनी तौर पे ऐसे अनासर मौजूद हैं जिनको दुश्मन इस्तेमाल करता है, लेकिन इस पूरी सूरत हाल में हमें सबसे पहले डिप्लोमेटिक लेवल पर अपना जो पॉलिटिकल इम्बैलेंस है इस खित्ते का, उसको दूर करना है। आपको बार बार रशिया की तरफ से आ रही है कॉल कि आए हम आपकी मदद करें, आप बड़ी सुस्ती से उस तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी भी डॉलरों की जो अट्रैक्शन है वो आपको दूसरी तरफ देखने पे मजबूर करती है। मैं ये नहीं कहता कि आप अमेरिका के साथ लड़ पड़ें, अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, लेकिन जब वो आपके साथ जिस किस्म का बर्ताव कर रहे हैं तो आपको अपनी हिकमत अमली जो है उसको रिव्यू करना पड़ेगा। आप बराबरी की बुनियाद की बात कर रहे हैं, मौजूद हैं जो एक्सप्लॉयटेबल कि बराबरी की बुनियाद पर बराबरी जैसे मुल्कों का रवैया होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप तेजी से, चीन तो पहले ही आपका दोस्त है, आप तेजी से अपना ब्लॉक बनाएं, आप रूस की तरफ जाए, आप ईरान से बात करें, आप तुर्की से बात करें और उनको कहें जी कि अफगानिस्तान का मसला हल करते हैं। इस तरीके से आप अपना वजन पैदा करें। दूसरी तरफ जो अंदर आपके अनासर हैं जो एक्सप्लॉयटेबल हैं, वो क्यों मौजूद हैं? वो इसलिए मौजूद हैं कि आपने ना सोशल जस्टिस दी और ना इकनॉमिक जस्टिस दी, आपने उनको तालीम नहीं दी, आपने उनको इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी, तो वो बड़े आराम से किसी के हाथों भी एक्सप्लॉयट हो सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि जिन लोगों ने हथियार उठा लिए उनके साथ लड़ना है, वो फौज कर रही है। तो ये तमाम चीजें डिप्लोमेटिक लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर, साइबर लेवल पर, फौज कर रही है। सिविल क़यादत की भी तो कुछ जिम्मेदारियां ना जिनकी मैं बात करती हूँ, वो ऑपरेशन ज़र्बे अज़्म में भी हमें नजर नहीं आई। यही बात है कि अब उन्हें इस ऑपरेशन रद्दुल फसाद में उन जिम्मेदारियों को पूरा करना है। बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं और कोई और ऑप्शन भी नहीं है। देखिए ना, जंग करना या ना करने की अगर ऑप्शन हो तो आप हमेशा पीस की बात करते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर जंग मुसल्लत की जाए तो फिर आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि मैंने लड़ना है या नहीं। वी हैव टू फाइट बैक, वी हैव टू फाइट बैक एज ए नेशन। पूरे माशरे ने लड़ना है, हुकूमत ने इसकी जिम्मेदारी लेनी है, इसमें लीड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर की है, वो सुप्रीम कमांडर हैं सारे फोर्सेस के। एक ऑपरेशन रूम होना चाहिए जहां रोजाना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर और जो बाकी जिम्मेदार लोग हैं वो बैठे हैं, रोज की बुनियाद पे वहां से वो अहकामात दें, उनके ऊपर देखें कि क्या हुआ, नैब का देखें कि किस तरीके से आगे चल रहा है, क्या हुआ जो मदरसों की रिफॉर्म करनी थी, क्या हुआ जो जुडिशल रिफॉर्म्स करनी थी, क्या हुआ जो पुलिस की रिफॉर्म करनी थी। तो अब क्या, जब तक ये हमागीर किस्म की जंग को मजबूत तौर पर अब लड़ेंगे नहीं तो फिर कैसे जीतेंगे? सही। हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मुझे बताना है। जी, ये जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। कहने लगे कि जब तक अफगानिस्तान में अमन ना हो पाकिस्तान में अमन नहीं होगा। मगर आपका क्या फॉर्मूला है अफगानिस्तान में अमन करने का, आप बताएं तो सही। आपको तो वजह ही उसका समझ नहीं आ रहा है। आप तो चाहते हैं अब आप जाके हक्कानी के तालिबान के खिलाफ लड़ना चाहते हैं अमेरिका के कहने पे, इसलिए कि आपको पैसे चाहिए अमेरिका से।
आपको ये नहीं पता, क्या आपको इतनी हिम्मत है कि खड़ के अमेरिका को कहे कि द रियल रीजन फॉर इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान इज योर प्रेजेंस? तुम्हारा उधर रहना जो है इसका गारंटी है, श्योरिटी है कि अफगानिस्तान में कभी अमन नहीं होगा। मगर आप नहीं कहेंगे, ये आप कभी नहीं कहेंगे, आप में हिम्मत नहीं है ये कहने के लिए। जब आप ये कहेंगे, जब शायद प्रोग्रेस हो और जब शायद कुछ अमन आए अफगानिस्तान। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या मुल्क के हर मसले का जो हल है ये आर्मी और रेंजर से करवाना, क्या ये एक दुरुस्त अमल है? एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना अतर साहब, पूरी कौम जानती है कि पिछले 10 दिनों में 8 धमाके हुए, 150 से ज्यादा अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। आपने देखा कि मुशीर खारजा सरताज अजीज साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 1-2 रोज में पाक अफगान जो बॉर्डर है ये खोल दिया जाएगा बगैर बॉर्डर मैनेजमेंट कुछ शराइत के। इस फैसले की क्या बुनियादी वजह हो सकती है? बहुत शुक्रिया शाजिया। पहली बात तो ये है कि हमें ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये ऑन गोइंग वॉर ऑन टेरर है ज़रब अज़ब के बाद से भी। ये किसी ने ये नहीं कहा कि ये सस्पेंड हो गई थी या सस्पेंड है। आपको ये पता है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे थे, और ये भी आपको पता है कि जब नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट हुआ था, प्रॉपरली हार्ड कोर मिलिट्री जो ऑपरेशन हो रहा था, तो लोग भागकर अफगानिस्तान चले गए थे और बाकी अर्बन एरिया में आ गए थे। तो पहली बात तो ये है कि हमें दोबारा लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा, वैसे ही जैसे APS के बाद किया था। और लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि ये एक बड़ी लंबी जंग है, इसलिए कि इसके 2 अहम कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट ये है कि आपने बहुत एहतियात के साथ अमेरिका को और उसके जो इत्तेहादी हैं उनको डील करना है अफगानिस्तान के अंदर। पहले भी आपको पता होगा कि जब 1989 में अमेरिका चला गया था सारा कुछ छोड़ के, तो सारा का सारा मलबा हम पे गिर गया था। पाकिस्तान, बिल्कुल। अब अगर हमने प्रैग्मेटिकली अमेरिकन्स को एंगेज ना रखा, तो ये मैं आपको बता सकता हूं कि उनके जितने भी फेलियर्स अब तक हुए हैं 40 मोर देन कंट्रीज के, वो फिर हम पे फेंक देगा। कभी हकानीज का बहाना बनेगा, कभी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का बनेगा। वजह यह है कि एक तो जो पोरस बॉर्डर है उसके ऊपर बॉर्डर मैनेजमेंट पे अफगानिस्तान को कंसिस्टेंटली हमें एंगेज करना पड़ेगा। मुझे ये बात पता है, आपको भी पता है कि बड़ी मुश्किलात हैं इस वक्त। इसके बावजूद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप सिविलियन गवर्नमेंट जो है उसका रोल ज़्यादा करें। वजह यह है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे फौज काम नहीं कर सकती, वो फौज का काम भी नहीं है। सही। इसे आप यूं कह लें कि इसको यूं कह लें कि शेयरिंग द नेशनल बर्डन। आप फौज को फौज रहने दें, उनको शहरों में पुलिस ना बनाएं। सेकंड बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आपने कैपेसिटी बिल्ड की है CTD की, तो उसको काम करने दें। अगर नैप में आपको लगता है कि नेशनल एक्शन प्लान्स के कोई जो पॉइंट्स हैं 20 में अगर कोई काम नहीं कर रहा है, कोई उनमें इम्पेडामेंट्स हैं, कोई कंट्रोवर्सीज हैं, तो उसको मॉडिफाई कर लें। ऐसे थोड़ी चलता है कि आपने एक डॉक्यूमेंट दे दिया समझ लेना चाहिए कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किए बगैर ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबी भी मुमकिन नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। वो एक सॉफ्टवेयर है आपका, वो सॉफ्ट साइड है। आपको ये पता है कि ये जो अटैक हुए हैं, इनको आप गौर से अगर देखें तो ये कॉम्बिनेशन है कि सॉफ्ट टारगेट किए गए हैं, फिर उन लोगों को टारगेट किया है जो कि उस वक्त वैसे ही अपने एक जमहूरी हक कह लें प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये बताने के लिए उन्होंने ये नहीं किया कि खुदा न खास्ता फौज काम नहीं कर रही, पुलिस काम नहीं कर रही। बात ये होती है कि जब आपके ताल्लुकात आप हर जगह पे ख़राब हो जाएंगे, जैसे अफगानिस्तान के बॉर्डर की आप बात कर रही हैं, एक ना एक दिन तो आपने बॉर्डर खोलना है। और मैं नहीं समझता कि बॉर्डर को बंद रखने से काम ख़राब होगा। वजह यह है कि अफगानिस्तान को कैसे एंगेज किया जा सकता था, क्योंकि इंडिया की वहाँ पे एंटिटीज़ इन्हांस हो रही हैं। आप ये देख लें, बाकी ईरान का भी बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस है। तो ये कैसे मुमकिन न है पाकिस्तान के लिए कि वो बिल्कुल पीछे हट के बैठ जाए। उसकी बजाय आप रिकंसीडर करना पड़ेगा हमें 2 पॉइंट्स पे। पहली बात कि सिविलियन कंपोनेंट को आप ज़्यादा करें। नेशनल एक्शन प्लान में जो पॉइंट्स
कंट्रोवर्सी करें, उनको पीछे करें, जिन पे हो सकता है उनको करें। एंड द लास्ट थिंग इज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में, वो है कि आप ज्वाइंट जो ऑपरेशन होते हैं उनमें कारकर्दगी फौज की, रेंजर की या पुलिस की वो बराबर की होती है। सही, ठीक है। हमारे मीडिया को भी ये चाहिए, सबको चाहिए कि वो सिविलियन जो कंपोनेंट है उसको जितना हाईलाइट करेंगे उतना उनमें बिल्कुल ठीक है, एक जज्बा पैदा होगा, एनकरेजमेंट होगी और इस तरह नेशनल बर्डन शेयर हो जाएगा। सही। जनरल साहब, रेंजर्स का पंजाब ने रेंजर्स के बारे में जो नोटिफिकेशन जारी किया है, पंजाब में रेंजर्स का जो रोल दिया गया है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, लेकिन दूसरी तरफ जो रद्दुल फसाद है वो पूरे मुल्क में होगा, पूरे पंजाब में होगा। तो आपको नहीं लगता एक तरफ पंजाब ने जो इख्तियारात दिए हैं रेंजर्स को वो लिमिटेड है, ऑपरेशन रद्दुल फसाद पूरे मुल्क में है, पूरे पंजाब में होगा, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? देखिए, मैं तो हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ कि ये जंग जो है ये खानों में नहीं लड़ी जा सकती, और ये जंग इस नौयत की है, ये भी नहीं हो सकता कि किसी एक इलाके में और तरीके से लड़ी जाए, दूसरे इलाके में दूसरे तरीके से लड़ी जाए। वेरी ट्रू। ये मैं मानता हूँ कि हर जगह जिस किस्म का मसला होगा उसी तरीके की आपको अप्लाई करनी पड़ेगी फोर्स। राना साहब बहुत ठीक कह रहे थे कि जहाँ पुलिस का काम है पुलिस को करना चाहिए, जहाँ रेंजर्स का काम है उनको करना चाहिए। देखें, जो फसाद है इसकी एक है जड़ और एक है इसका कड़वा फल। तो जो फौज काम कर सकती है कि इस फल को जो ना तोड़ सकती है, काट सकती है, इस दरख्त को किसने काटना है, इसकी फसाद की जड़ को किसने काटना है। जो राना साहब जो बातचीत कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है, मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ। लेकिन बात यह है कि ये बात हम कह तो रहे हैं कि हम सबको ये काम करना चाहिए, लेकिन कोई आसार जो हैं वो ऐसे नज़र आते हैं कि जैसे सारा काम उस सूरत के साथ नहीं हो रहा जैसे कि होना चाहिए। मैंने जिक्र किया था आपके डिप्लोमेटिक लेवल पे चीज़ों को बैलेंस आउट करने का, राना साहब ने भी उसका जिक्र किया है, लेकिन हिंदुस्तान का नाम लेते हुए मेरा ख्याल हम थोड़ा सा घबरा रहे हैं। इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि नंबर 1 एनमी अभी भी हमारा वही है, और वो हमारे अंदर से भी वार कर रहा है और बाहर से भी वार कर रहा है, डिप्लोमेटिक लेवल पर और इकोनॉमिक लेवल पर, सब चीज़ों पर। तो उसको बैलेंस कर रहा है। दूसरा, अंदरूनी चीज़ें जो करनी वो करनी। लेकिन एक बात, जो भी हमारी कैपेसिटी है, देखें जो कैपेसिटी है पुलिस की, जो रेंजर्स की, वो सारी कौमी कैपेसिटीज़ हैं, इनको अलग अलग नहीं कहा जा सकता भी कोई अच्छा है कोई बुरा है। अगर खुदा ना खास्ता हम कामयाब ना हुए तो ये नाकामी पूरी कौम की होगी, पूरे मुआशरे की होगी, हुकूमत में सबकी होगी। तो हम सबको चाहिए कि एक दूसरे को बताएं, समझाएं कि ये काम कैसे करने का है। मैं बार बार फिर ये कहूँगा कि देखें वो सीरियसनेस कम से कम मुझे नज़र नहीं आई हुकूमत की लीडरशिप में, जिसमें वो इस चीज़ को ये बात समझ लें कि हम जंग के ऐन दरमियान में हैं और जंग कैसे लड़ी जाती है वो सारी दुनिया जानती है। उसको उसी तरीके से लड़ना पड़ता है जिस नौयत की वो जंग हो। तो ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर धमाके हो रहे हैं और वज़ीर आज़म किसी और मुल्क का दौरा कर रहे हो और यहाँ पे पता चल रहा हो कि डांडे इंडिया से मिल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ तजारत करना चाहते हैं। भाई बात यह है कि ठीक है आप जरूर बॉर्डर भी खोलें, सब कुछ करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक तरफ से आपको थप्पड़ पड़ रहे हो और दूसरी तरफ से आप प्यार की बातें कर रहे हो। बिल्कुल हिलाली साहब, तो हुकूमत की इस गैर संजीदगी की वजह से जो मुल्क का जो हर मसला है इसका हल आर्मी और रेंजर्स के पास ही नजर आता है। देखिए शाजिया, चलिए ये सही सब सही कह रहे हैं, ये हुकूमत इनकॉम्पिटेंट है। एक तरफ से ईस्ट में है हिंदुस्तान, वेस्ट में है अफगानिस्तान और बीच में सैंडविच हुआ है एन इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट, एन इनकॉम्पिटेंट और करप्ट गवर्नमेंट। चलिए ये छोड़ें, अब क्या करें, ये हमारा किस्मत है। मगर एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, ठीक कह रहे हैं कि पुलिस और आर्म फोर्सेस कुछ हद तक जा सकते हैं, मगर देखिए ये जो जैसे किसी ने लिखा है, ये जो इकोसिस्टम है पाकिस्तान का, ये मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मदरसास मिसाल के तौर पे, उनको मॉनिटर करना, उनका सिलेबस, किसी के पास, आई एम सॉरी टू से, किसी के पास हिम्मत ही नहीं है, पावर ही नहीं है, कोशिश भी नहीं कर सकते, डरते हैं कि जाके मदरसा के ऊपर बैठ के कहें कि आधा आपका जो सिलेबस है इट्स रॉन्ग। एक्चुअली वो पाकिस्तान और कायदे आजम और मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी जो हम चाहते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है। कौन जाके ये कहेगा? माफ करिए, आप जाके देखें क्या क्या सिलेबसेस चल रहे हैं मदरसा में, इस्लामाबाद में खुद। तो कहने की बात यह है शाजिया, फर्स्ट लेट्स रिकॉग्नाइज आवर फेलियर्स। अच्छा देखिए, ये कह रहे हैं कि बैंड ऑर्गेनाइजेशंस को एक नाम से वो बैन होते हैं, दूसरे नाम से वो सरफेस हो जाते हैं, क्यों नहीं रोकते हैं? कौन रोका है इनको रोकने के लिए? नहीं रोकेंगे कभी। मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद जब वापस जी जी बोले बोले बोले।
एक जब इकबाल का वाकया हुआ और फौज ने कहा हम ऑपरेशन करना चाहते हैं पंजाब में, उन्होंने कहा पंजाब में टेररिज्म का मामला है ही नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। और आई एम टेलिंग यू टुडे पंजाब इज द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ टेरर। तो हम मानते ही नहीं है। तो मैं कहता हूं फंडामेंटल ट्रूथ्स जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप मामले को, जब आप बीमारी नहीं समझते हैं, उसका इलाज क्या करेंगे? ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दें। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आखिर फौजी अदालतों का जो मामला है इसको लटकाया क्यों जा रहा है। पहले इजलास, ज़ैली कमेटियां और अब APC, मामला क्या है? एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना साहब, ये फौजी अदालतों का मामला आप क्या समझते हैं, क्यों डिले किया जा रहा है? मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बात की और कहा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ये 21 आईनी तरमीम में तरमीम की हिमायत करे ताकि इस नई कानून साजी में जो लफ्ज़ मजहबी दहशत गर्दी है इसकी बजाय सिर्फ लफ्ज़ दहशत गर्दी इस्तेमाल किया जाए। क्या ये मौलाना साहब को खुश करने की कोशिश है? क्या ये उनके जो जमाती एक मफाद है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है या वो करना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में आपकी बात इसलिए सही है कि चूंकि मौलाना साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सारी की सारी रिलीजियस सेमिनरीज पे बेस्ड करती है, मगर मसला इसमें ये है जो ये मिलिट्री कोर्ट्स हैं, 2 साल पहले जब इसको एक्सटेंशन दी गई थी उसके दौरान बहुत सारा काम होने वाला था लेजिस्लेशन पे, रिफॉर्मेशन पे, उस पे इन्होंने कुछ नहीं किया। अब 2 साल गुजरने के बाद जब वो पॉइंट आया है तो उसके ऊपर इस टर्मिनोलॉजीज को इसलिए वो निगेट नहीं कर सकते आप रिलीजियस टेररिज्म को कि जो लोग रिलीजन की कोई टेक्स्ट या कोई चीज यूज करके जब कोई अटैक करेंगे तो वो रिलीजियस टेररिज्म होगा। उसको आप इस्लामिक टेररिज्म नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि मिस गाइड किया जाता है यंगस्टर्स को, उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको एक सर्टन एनवायरनमेंट में रख के कंप्लीटली उनको दुनिया से अलहदा करके आप उनको एक सर्टन मटेरियल देते हैं, दिखाते हैं, बार बार सुनाते हैं, फिर उसको कुछ चीज़ें पढ़ाते हैं जिसको आप कहते हैं कि फ़िदाईन को वो जो सिखाया जाता है कि आपने यही काम करने हैं। तो इस लिहाज से रिलीजियस टेररिज्म कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला इसमें यह आएगा आगे जाके, जो कि मौलाना साहब जिसको अभी से इसको ब्लॉक कर रहे हैं, कि टेक्निकली तो कोई भी फौजी जो है या मिलिट्री कोई भी नहीं चाहेगी कि वो कोर्ट्स रन करे। उनका तो अपने बहुत सारे अपने सिस्टम है अंदर। अगर मिलिट्री कोर्ट है तो जैक ब्रांच है वो अपना डील करती है, उनको क्या जरूरत है सिविलियन की तरफ आने की? बिल्कुल। लेकिन चूंकि उसके ऊपर 2 साल पहले भी इन्होंने कोई काम नहीं किया, और जो अभी मुझे लगता है कि इतने सीरियस मैटर को, जबकि वाकई में आपकी दोबारा एक वेव आई है टेररिज्म की, वो टेररिस्ट बोल्ड इसलिए होते हैं कि उनको पता है कि यहाँ पे अगर वो कर भी गुजरेंगे ये चीज़ तो एविडेंस ना होने की बुनियाद पर और जो रिलक्टेंस होती है ऑन द पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव ब्रांच, तो वो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। पहले भी ये होता रहा है कि टेररिस्ट जिसे हम कहते हैं कि आप वो जो रिवॉल्विंग डोर होता है उसकी तरह के इधर से आए और एविडेंस नहीं हुआ तो निकल गए। तो अभी मिलिट्री कोर्ट्स का टेम्परेरली होना ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए इसलिए अच्छा है कि वन वे और द अदर, जब ये जैसे लोधी साहब ने भी फरमाया था और हिलाली साहब ने भी, कि जब ये अगर कोई जंग, आप लोधी साहब कह रहे थे बड़ी राइटफुली कि जीतेंगे भी तो पूरी कौम को जाएगा क्रेडिट, और खुदा ना खास्ता अगर हम किसी मुकाम पर टेररिस्टों को ये बावर करा दें कि हम तो डिवाइडेड कौम हैं आपके खिलाफ और वो यूनाइटेड हैं अंडर नो लॉ। देखें जो टेररिस्ट एक्ट कर रहा है या जो उनको करवा रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहा है, इंडिया कर रहा है, अफगानिस्तान कर रहा है, या और वेस्टर्न कंट्रीज एक कंसोर्शियम के तहत पाकिस्तान में जो ये हाइब्रिड वॉरफेयर को इम्पोज किया हुआ है, उसका ये कंपोनेंट ये भी है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में कि हमारे खुद के पॉलिटिशियन लीडिंग लोग डिनाई कर दें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कि पकड़ तो लेंगे आप, लेकिन इनको ट्रायल कौन करेगा? जनरल साहब, अगर फौजी अदालतें मौजूदा सिचुएशन में इतनी नागुज़ीर हैं, फिर ये इजलास हो रहे हैं, ज़ैली कमेटियां और अब APC, ये मुखालिफत, कभी तौसी के लिए मंजूरी की बात की जाती है, फिर एक जाने से मुखालिफत आ जाती है, मौलाना साहब तरमीम की बातें करना शुरू हो जाते हैं। APC बुलाना क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस मसले के हल के लिए? देखिए, एक तो वो जो मिसरा ही है कि कौकब नज़र आते हैं, होते हैं कुछ, नज़र आते हैं कुछ,
अभी हमें नहीं मालूम कि ये आपस में क्या जोड़ तोड़ है, क्या सौदेबाजी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि कुछ सौदेबाजी चल रही है, जिसमें से एक सौदा तो हमने देखा है कि हो गया है, उसका मैं जिक्र नहीं करूँगा, और शायद दूसरा या तीसरा सौदा होने वाला है, उसके बाद शायद ये सारे मामले ठीक हो जाएं। बात ये है कि जो अपोजिशन के जो मौलाना साहब का पॉइंट है, उससे मैं तो पर्सनली एग्री करता हूँ कि भाई आप टेररिज्म का जो लफ्ज़ है वो ज़्यादा होल एनकम्पसिंग है, वो हर चीज़ को कवर करता है। आप वो लाएं, आप क्यों सिर्फ मजहबी टेररिज्म की बात सिर्फ क्यों कर रहे हैं? अगर सिर्फ मजहबी टेररिज्म का उधर लफ्ज़ है, मुझे अभी सही उसका इल्म नहीं है, लेकिन जो ये लॉजिक है कि जी चूंकि आपने पिछले 2 सालों में कोई पेशरफ्त नहीं की अपने जुडिशल सिस्टम को ठीक करने की, लिहाजा फौजी अदालतें नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, ये रिक्वायरमेंट है वक्त की। और ये भी मैं क्लियर कर दूं कि फ़ौज को कोई शौक नहीं है, जैसे रान साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, कोई शौक नहीं है कि जी अदालतें वो लगाएं, ये तो एक कौमी रिक्वायरमेंट है। अब ये कि वो जो जुडिशल सिस्टम है जिसमें इन्वेस्टिगेशन सिस्टम होता है, प्रोसिक्यूशन होती है, फिर अदालतें होती हैं, ये तीनों लेयर्स को ठीक करना, इसमें कितना टाइम लगेगा, क्या उस तक इंतज़ार किया जाएगा, मुझे नहीं मालूम। बहरहाल एनीवे ये जो फैसला है ये हुकूमत को करना है, ये फैसला पॉलिटिकल फोर्सेस को करना है कि क्या ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है या नहीं है फौजी अदालतों को मजीद तोसी देना। अगर नहीं है तो ना करें, अगर है तो देखने में तो यही लग रहा है कि अगर आवाम से पूछा जाए, बल्कि एक दफा बात ऐड करना चाहता हूं, ब्रेक लेने दें, मुझे हिलाली साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, लेकिन मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से बात हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जी हिलाली साहब, फौजी अदालतों का मामला क्यों आपके ख्याल में डिले किया जा रहा है? किस सियासी जमात के जो ज़ाती मफादात हैं, सियासी मफादात हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है? मेरा अपना ख्याल ये है, 2-3 वजह हैं, जल्दी से मैं आपको बताऊं। पहला वजह तो मेरा ख्याल ये है, ये पॉलिटिशियंस जो हैं ना, ये डरते हैं कि शायद वो खुद फौजी कोर्ट्स में ना जाएं और उनका ट्रायल उधर ना हो। इनको डरना नहीं चाहिए, इसलिए कि अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है वही होगा, मगर खुदा ना खास्ता ऐसी बात हो और वो बच नहीं सकेंगे जो भी वो आज इस वक्त करें। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो जजेस हैं इनको क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं? ये जो आपको पता है कि वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट का जो जज है, जब वो डेथ सेंटेंस देता है वो समझता है कि उसको और उसकी फैमिली को डेथ सेंटेंस मिल रहा है, क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं? किधर उनके बच्चों को आप एस्कॉर्ट करके स्कूल वूल ले जा रहे हैं? मुझे आई नो फॉर अ फैक्ट कोई नहीं देगा डेथ सेंटेंस। वो कहेगा डेथ सेंटेंस में इनको इधर दूं और डेथ सेंटेंस फैमिली का ले लूं। कौन कर रहा है? किसकी हिफाजत? कौन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इंटीरियर मिनिस्टर। दूसरी बात, इंटीरियर मिनिस्टर तो पार्लियामेंट को इलेक्ट हुए हैं ना, हैज ही बीन इलेक्टेड टू रिपोर्ट टू द प्रेस? वो तो प्रेस को रिपोर्ट करते हैं, हालांकि अवाम ने उनको पार्लियामेंट में एंट्री किया। आज उन्होंने फिर एक लंबा, ये तो ट्रंप के तरह लोग कहेंगे ये खुद नार्सिसिस्ट हो गए हैं, बस अपनी इमेज देखना चाहते हैं प्रेस के सामने। मुझे समझ नहीं आ रही है। देखिए छोटी सी बात है, अगर आपको पाकिस्तान का फिक्र है तो आईईडीज बहुत बड़ी चीज होती है। आईईडीज, इंटरनल एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, हमारे मुल्क में हमारे यूरिया फैक्ट्रीज को इजाजत नहीं है कि फाटा में यूरिया बेचे, मगर धड़ाधड़ यूरिया सेंट्रल एशिया से आ रहा है, रशिया से आ रहा है इनटू दिस एरियाज। भाई क्या कंट्रोल है? वो तो एक फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है। आप क्या कर रहे हैं? कुछ बताएं तो सही। अगर आप कर रहे हैं तो बताएं, आपके लिए अच्छी पब्लिसिटी होगी। तो देखिए, आई एम सॉरी टू से, मैं समझ नहीं सकता हूं कि हम लोगों को ये कह रहे हैं कि वी शुड ऑल पुट इन। हम तो वी आर प्रूवन फेलियर्स। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है हैज वर्चुअली कोलैप्स्ड। सही। आप सिंध में आके देखें, किसी को आप रास्ते में मिलें और किसी को आप पूछें, किसी रिक्शा ड्राइवर को आप पूछें और क्या करते हैं, कहते जी सबसे बड़ी बात है कि आधा तो हमारी कमाई चले जाते हैं। साहब अब तो सिंध और बलोचिस्तान के अंदर भी स्पेशल फोर्स बनाने की तजवीज दी जा रही है, जबकि पंजाब में आपको पता है कि डॉल्फिन फोर्स जो है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, इस तरह की दूसरी फोर्सेस ऑलरेडी मौजूद हैं। सवाल यह है कि क्या इस तरह की फोर्सेस, जी सवाल यह है कि इस तरह की फोर्सेस कितना अहम किरदार है इन काम में? लाहौर में आप देखें दहशतगर्दी के वाकयात बावजूद इसके कि फोर्सेस मौजूद हैं पेश आए।
शाजिया, कोई अपॉइंटमेंट इस मुल्क इस प्रोविंस में होता ही नहीं है विदाउट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। आप प्लीज बात समझिए, कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता है, नॉट अ सिंगल वन टू चपरासी। पैसे एंड हर चीज पोलिटिसाइज हो गई है, नंबर वन। दूसरी चीज मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये जो एक्सीडेंटल हो गया, ये ब्लास्ट जो हुआ है लाहौर में, अब ये एक्सीडेंटल हो गया। अरे मजे की बात है जी, एक्सीडेंटल बड़ा जरूरी है होना। अगर इसलिए कि अगर एक्सीडेंटल नहीं है तो पहले तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि वार्निंग आपके पास था, फिर भी आप ना कामयाब हो जाए। और ये कहना कि जी जैसे ब्लास्ट हो गई, हमने 100 लोगों को मार दिया और 200 लोगों को पकड़ लिया, भाई अगर आप समझते हैं हम आपको तारीफ करना चाहिए, हम आपको पूछना चाहते हैं कि क्या खून बहने की जरूरत थी कि मरना था, उसके बाद आपने जाके लोगों को मारना था? I'm sorry, you've really, we are at 6s and 7s. राणा साहब कुछ कहना चाह रहे थे, कोई assurance नहीं मिल रही। राणा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बात हो रही थी मजहबी दहशतगर्दी पे और दहशतगर्दी पे, पहली बात तो ये है कि दहशतगर्दी की आज तक कोई डेफिनेशन हो ही नहीं सकी। कोई भी मुल्क यूनाइटेड नेशन से लेके नीचे तक कोई भी कंट्री, हर कंट्री का अपना एक मुआशरती उसके मुताबिक जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। मजहबी यानी कि दहशतगर्दी कहना और साथ मजहबी दहशतगर्दी कहने से आपको आप देखें अमेरिका में लिबर्टी का जो एक कॉन्सेप्ट था काफी ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन 9/11 के बाद आप देखें पैट्रियट एक्ट वो भी लेकर आए। अगर इतने लिबर्टी वाले वही मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप अगर गौर से देखें तो अगर आप ये कहेंगे तो उससे ये होगा कि नेशनल एक्शन प्लान में जो आप मदरसा रिफॉर्म्स कहते हैं, तो मदरसा रिफॉर्म क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज आप ये समझते हैं कि हेट मटेरियल जो है वो पाकिस्तान के अंदर ना फैलाया जाए। हाँ, एक बात में वजन है कि आप इसको गलत इस्तेमाल ना करें। इसका तमाम लॉज का सही इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि अगर जो वफाकुल मदारिस है और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीरियर मिनिस्ट्री या कोई और अदारे अकाउंटेबिलिटी और मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन का सिस्टम डेवलप करें तो वो कोऑपरेट करें। मेरी इतला के मुताबिक ज्यादातर मदरसे एक्चुअली कोऑपरेट करते हैं। एक स्लिम माइनॉरिटी है जो कि उसको अगर नहीं करती तो वो अंडर वॉच भी हैं। मगर ये बहुत जरूरी है यहाँ पे कहना। एक मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि पाकिस्तान में जो जी मैं एंड कर रहा हूँ कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इशू उसको रोकना चाहिए, पॉलिटिसाइजेशन नहीं करना चाहिए जिसमें कौमी सलामती की। सही। जनरल साहब लास्ट कमेंट, फिर मुझे क्लोजिंग देनी है। जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्लानिंग के साथ हमारे ऊपर ये हाइब्रिड वॉर मुसल्लत की गई है, हमें इसी यकसुई और इसी प्लानिंग के साथ इसका जवाब देना है। पूरे माशरे ने, पूरी कौम ने, सब ने मिलकर लड़ना है, जो अभी नहीं नज़र आ रहा। अगर ये ना हुआ तो ये जंग काफ़ी लंबी चलेगी खुदा न खास्ता, और हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। और फ़ौज के लिए मैं एक छोटा सा एडवाइस देना चाहूँगा कि वो वही चीज़ का वादा करें जो वो कर सकते हैं और जो उनके दायरे कार में आती है। जो उनके बस से बाहर है वो बताएं कि ये हम नहीं कर सकते और सब बाकियों के साथ मिले बगैर ये नहीं हो सकता। और अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है फौज के पास जो ऐसी है, हाँ लेकिन फिर भी ये भी एक उनकी जिम्मेदारी है कि अगर उनके पास कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, अगर हुकूमत के कानों पर जूं नहीं रेंग रही उस इन्फॉर्मेशन के बावजूद, तो फिर किसी तरीके से वो लीक करें और सबको बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन है और उसके बावजूद जो है ना हम मिलकर ये काम करने में नाकाम हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम खादिर लोधी साहब, राना जावेद साहब, मेरे तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाइट एडिशन का वक्त खत्म हो गया। शाज़िया ज़ीशान को इजाज़त दीजिए, फीडबैक देते रहिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।